हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सब कर्नाटका के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर अगर मैं कर्नाटका के मैप की बात करूँ ना, तो यहाँ पर आप नोटिस कीजिएगा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस देखने को मिलती है जिसका नाम है हसन। राइट, बिल्कुल चिकमंगलुरु के बिल्कुल पास में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इनफैक्ट आप लोग कभी विजिट करना चाहो कर्नाटका में, तो बहुत अच्छे अच्छे टेम्पल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। मैंने पर्सनली यहाँ मैं बहुत बार गया हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के पर्सपेक्टिव से। सब चीज़ें बढ़िया है, पर यहाँ के जो एमपी है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिनका नाम है प्रज्वल, अब इनके ऊपर कुछ बहुत ही ऐसे चार्जेस लगाए गए हैं जो एज अ सोसाइटी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देते हैं। देखिए, दरअसल में कुछ एलिगेशंस इनके ऊपर जो लगाए जा रहे हैं, उनमें ये बात करी जा रही है कि इन्होंने ना मास रेप किए हैं। देखो, कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि 300 लड़कियों के साथ इन्होंने रेप किया, कुछ कह रहे हैं 400 लड़कियों के साथ रेप किया। तो एक्चुअल में सेक्सुअल रिलेशनशिप इन्होंने फोर्स किया है बहुत सारी महिलाओं के साथ, ऐसा इनके ऊपर एलिगेशंस है। कुछ कंप्लेंट सामने आई हैं, कुछ यहाँ पे और भी आगे सामने आ रही हैं। पर अपने आप में नोटिस करो, ऐसे रिपोर्ट्स जब सामने आई तो पता लगा कि भाई शायद ये तो देश छोड़ के भाग चुके हैं। ऐसे कुछ कुछ रिपोर्ट्स हमें सामने देखने को मिल रही हैं। इवन देखो, यहाँ पे ऑपोजिशन ने भी इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया है। रीजन बीइंग कि प्रधानमंत्री जी ने भी इनके लिए पिछले दिनों कैंपेन किया था। उन मुद्दों में हम जाएंगे नहीं, पूरी पॉलिटिकल न्यूज हो जाती है ये सारी चीजें, तो वो सब हम डिस्कस नहीं करेंगे। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए, अगर हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अगर इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे उनसे कि वो अच्छे लॉज हमारे लिए लेकर आए। ठीक है ना? एक कोई खुद पर्सन है जो जिसके ऊपर इतने सारे एलिगेशंस देखने को मिल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कल को जब वो लॉ बनाएगा तो अच्छे लॉज बनाएगा हमारे लिए? शायद नहीं। ठीक है, तो बहुत ही सोच समझ के हमें ये चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती है कि हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन होगा। एंड इस तरह की चीज़ें जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से पता लगती है ना, तो दैट इज वेरी कंसर्निंग फॉर अवर सोसाइटी। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 3 मई 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। आज जो हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है कॉर्पोरल पनिशमेंट के रिगार्डिंग। देखो, अब तो आप लोग थोड़े बड़े हो गए हो, राइट? जब आप स्कूल में हुआ करते थे तो शायद आप लोगों को भी पनिशमेंट करती होगी, राइट? आजकल तो मुझे लगता है शायद पनिशमेंट थोड़ी कम हो गई है। पर जब मैं पढ़ता था ना, देखो बहुत ज्यादा स्कूल्स में पनिशमेंट हुआ करती थी। कभी मुर्गा बनाना पड़ता था टीचर बच्चों को, बहुत सारी चीजें, कभी मारपीट भी होती थी। इस तरह की चीजें भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं। अब एक्चुअल में क्या हुआ है ना, तमिलनाडु स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ गाइडलाइंस दी हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट को खत्म करने के लिए स्कूल्स के अंदर। देखो, वैसे तो कोई कॉर्पोरल पनिशमेंट की कोई स्टैट्यूटरी डेफिनेशन नहीं है, पर राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत ना इसको बताया गया है एज अ फिजिकल पनिशमेंट, मेंटल हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चों को बेंच के ऊपर खड़ा कर देना, बच्चों को ऐसा बोलना कि चेयर लाइक पोजीशन में खड़े हो जाओ, अपने सर के ऊपर स्कूल बैग रख लो, ईयर्स को लेग्स के थ्रू होल्ड करो, जो मुर्गा बनाने वाली बात है बेसिकली। तो बहुत सारी इस तरह की चीजें हो गया कि क्लासरूम में डिटेन कर दिया, लाइब्रेरी, टॉयलेट, अलग अलग चीजें सारी आपकी फिजिकल पनिशमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं एज पर एनसीपीसीआर, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट। इन अ सिमिलर मैनर मेंटल हरासमेंट भी हो सकती है। ठीक है, बच्चों के दिमाग के ऊपर इसका गहरा असर पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे, सार्केज्म हो गया, बच्चों को गलत गलत नामों से बुलाना, बच्चों को शेम करना बाकी सबके सामने, ये सारी चीजें कॉर्पोरल पनिशमेंट के अंतर्गत आ जाती हैं। अब हमारे पास ना ऑलरेडी बहुत सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी संवैधानिक प्रोविजंस हैं हमारे पास, जैसे आर्टिकल 21A जो कंपलसरी एजुकेशन की बात करती है, आर्टिकल 24 चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करती है, आर्टिकल 39E जो कि डीपीएसपी में आता है, वो बात करता है कि स्टेट की ड्यूटी है कहीं ना कहीं चिल्ड्रन को अब्यूज ना किया जाए बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। एक और डीपीएसपी आर्टिकल 45, वो भी बच्चों की, चिल्ड्रन की केयर की बात करती है फ्रॉम द एज ग्रुप 0 to 6 ईयर्स। इन अ सिमिलर मैनर एक ना फंडामेंटल ड्यूटी है जिसको बाद में ऐड किया गया था, जहां पर बात करती है कि इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कि वो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करें। इन अ सिमिलर मैनर एनसीपीसीआर ने भी बहुत सारी गाइडलाइंस इसके रिगार्डिंग दी है कि कैसे बच्चों के साथ अच्छे से एंगेज कर सकते हैं। किसी भी पर्सन को यहाँ पे दिक्कत है तो यहाँ पे ड्रॉप बॉक्सेस होते हैं जहाँ पर अनोनिमसली कंप्लेंट करी जा सकती है। राइट टू एजुकेशन के अंदर सेक्शन 17 ये इसके ऊपर पूरी तरह से रोक लगा देता है। सेक्शन 8 एंड 9 के अंतर्गत यहाँ पे प्रॉपर यहाँ पे ये चीज प्रोविजंस है कि बच्चों को जो स्पेशली डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं उनके अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। साथ में ही एनसीपीसीआर तो है ही है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, आपकी स्टेट कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स भी है जो यहाँ पे इन सभी चीजों को देखते हैं। इसके अलावा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ना, वहां पर भी बच्चों के साथ क्रुएल्टी प्रोहिबिटेड है। इवन और भी बहुत सारी चीजें यूनाइटेड नेशन ने भी बोला है, इंडियन पीनल कोड भी है, तो ये सारी अलग अलग प्रोविजंस है। अब एक ना इंपॉर्टेंट केस भी है इसके साथ लिंक, दैट इज एस जयशंक वर्सेस स्टेट।
अब यहाँ पर देखो सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली कि जब हम बात करते हैं ना एनिमल्स की, तो हमारे पास एक एक्ट भी है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी अगेंस्ट एनिमल्स। अगर देखो हम एनिमल्स के अगेंस्ट भी क्रुएल्टी प्रिवेंट करते हैं, तो क्या हम अपने बच्चों के अगेंस्ट भी क्रुएल्टी प्रिवेंट नहीं करेंगे क्या? है ना? ऐसे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी। तो इस वजह से एक्चुअली हुआ क्या था, एक बच्चे की डेथ भी हो गई थी क्योंकि उसको टीचर ने इतना ज़्यादा वो किया कि भैया लेट स्कूल आए हो तो डक वॉक करने की बोला गया, जिस वजह से बाद में बच्चे की डेथ भी हो गई। तो यहाँ पे जुडिशरी ने बोला है कि ये सारी चीज़ें गलत है, कॉर्पोरल पनिशमेंट गलत है एंड इसको हमें पूरी तरह से यहाँ पे खत्म करना पड़ेगा। बहुत सारे हमारे थिंकर्स जैसे महात्मा गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, इन्होंने भी कॉर्पोरल पनिशमेंट को पूरी तरह से अपोज किया। इवन कुछ और भी थिंकर्स आप देख पाओगे जैसे जीन जैकस रूसो, इन्होंने भी यहाँ पे कॉर्पोरल पनिशमेंट को अपोज किया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चॉकलेट इंडस्ट्री के बारे में। देखो चॉकलेट इंडस्ट्री आज के समय एक बहुत ही बड़े प्रॉब्लम से गुजर रही है। एक्चुअल में क्या है, जो कोकोआ बीन्स होते हैं ना, उनके प्राइजेस में एक मैसिव राइज देखने को मिला है। कुछ कुछ जगह के ऊपर तो 4 गुना दामों में वृद्धि भी देखने को मिली है। एक्चुअल में आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप ये पेड़ देख रहे हो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा पेड़ लग रहा है। इसको बोलते हैं ककाओ ट्री, ठीक है, कोकोआ नहीं, ककाओ ट्री, ठीक है। अब जब आप इसको तोड़ोगे ना, इसको जब आप इस तरह से ब्रेक करोगे, तो अंदर से आपको इस तरह से बीन्स देखने को मिलते हैं। तो यही आपके जो मतलब बीन्स कह लो, सीड्स कह लो, ठीक है ना, ये सीड्स वगैरह होते हैं। इनके माध्यम से जो आपकी चॉकलेट है वो बनती है। जो आप चॉकलेट ड्रिंक पीते हो, चॉकलेट आप खाते हो, किटकैट वगैरह जो भी आप खाते हो, वो सारे इसी से कहीं ना कहीं यहाँ पे बनते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो मेजरली आपको ये ग्रोथ देखने को मिलती है अमेरिकन ट्रॉपिक्स के अंदर, पर आजकल डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड वाइड के अंदर अगर हम नोटिस करो, ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर ये ग्रो कर जाते हैं। तो आपके अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होते हैं, कोकोआ पाउडर, चॉकलेट ड्रिंक, सब जगह के अंदर। एंड जो मेन कंट्रीज यहाँ पे हैं वो है आपका घाना, नाइजीरिया, आइवरी कोस्ट एंड ब्राजील। आज के समय मेजर प्रोड्यूसर आपको कोकोआ के देखने को मिल जाएंगे। कुछ चीजें आपको जो चॉकलेट के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए वो ये है कि जो कोकोआ है वो ग्रो करता है 300 मीटर अबव द सी लेवल। अमेजोनियन फॉरेस्ट के अंदर बहुत अच्छे से एज अ क्रॉप ये ग्रो करता है, वहीं से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिला है। एनुअल रेनफॉल की बात करें तो 150 से 200 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल चाहिए, और पर मंथ इसको चाहिए है आपकी 90 टू 100 mm ऑफ रेनफॉल पर मंथ। साथ ही साथ जो आइडियल टेम्परेचर होता है 15 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, पर सबसे अच्छा जो टेम्परेचर माना जाता है दैट इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके अलावा कुछ कुछ टाइम के ऊपर इरिगेशन भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है, अगर उतनी ज़्यादा बारिश हमें नहीं देखने को मिलती। प्लस एट द सेम टाइम इसको यहाँ पे फॉरेस्ट ट्रीज की शेडोज के अंदर ग्रो किया जाता है, जिसको हम इंटरक्रॉपिंग के नाम से भी जान सकते हैं, राइट। बाकी सैंड की रिक्वायरमेंट होती है, क्ले लोमी हो गया, सैंडी सॉइल हो गया, ये सारी चीज़ें। एंड शेड जैसे मैंने आपको बताया 50% अराउंड इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट देखने को मिल जाती है। अब आपका सवाल होगा सर क्या इंडिया में भी हम चॉकलेट वगैरह ग्रो करते हैं, कोकोआ को कल्टीवेट करते हैं? नहीं करते। आंसर इज यस। कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु के अंदर मेजरली ग्रो करी जाती है। एक्चुअल में आप नोटिस करो यहाँ पर ना, कोकोनट हो गया, एरेका नट हो गया, वो हम ग्रो करते हैं इन स्टेट्स के अंदर। उनके साथ में ही मैंने बताया था ना, एज अ सेकेंडरी क्रॉप यहाँ पे आप कोकोआ को ग्रो करते हो, राइट। बाकी आप नोटिस करो, ये जो आपको 50% सनलाइट वाली रिक्वायरमेंट चाहिए थी, वो यहाँ पे एरेकानट गार्डन्स में इनको बड़े आराम से मिल जाती है एंड प्रॉपरली एटमोस्फेयर भी इनको अच्छे से मिल जाता है। एक देखो डिजीज है जो इसके साथ काफी लिंक्ड रहती है, वो है एक फंगल डिजीज जिसका नाम है ब्लैक पॉट डिजीज। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जिस वजह से इनकी जो प्रोडक्शन है अपने आप में काफी कम हो जाती है। जो कोकोआ बीन्स यहाँ से निकलते हैं वो काफी खराब देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इनका जो रंग है ना, वो रंग पेल ब्राउनिश यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एंड स्पेशली मानसून सीजन के अंतर्गत ये आपको मेजर डिजीज इनको देखने को मिल जाती है। अगला हमारा टॉपिक है ला कुम्ब्रे वॉल्केनो के रिगार्डिंग। पहले तो थोड़ा इसकी लोकेशन को समझो। देखो जब हम बात करते हैं ना साउथ अमेरिका की, तो यहाँ पर साउथ अमेरिका का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री आपको देखने को मिलता है, इक्वाडोर। अब इक्वाडोर का ना कुछ हिस्सा यहाँ पर है, ये है आपका गलापागोस आइलैंड, ठीक है। इक्वाडोर के थोड़ा सा आप इधर जाओगे पैसिफिक ओशन के अंतर्गत, यहाँ पर आपको गलापागोस आइलैंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक इसका आइलैंड है फर्नांडिना। यहाँ पर एक वॉल्केनो इरप्ट कर रहा है जिसका नाम है ला कुम्ब्रे वॉल्केनो। तो ध्यान रखना इसकी लोकेशन क्या है, गालापागोस आइलैंड, पैसिफिक ओशन के अंदर, ये इक्वाडोर का ही पार्ट है। अब आप पूछेंगे सर ठीक है, इतना क्या हम वॉल्केनो के रिगार्डिंग इसकी चिंताजनक बात हो रही है? चिंताजनक बात ये है कि इस पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर आपको ना देखने को मिलते हैं इगुआना, राइट। यही इनका हैबिटेट है, यही गालापागोस आइलैंड के ऊपर ये रहते हैं। अब क्योंकि देखो ये वॉल्केनो इरप्ट हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए अब चिंताजनक विषय बन गया है कि इनका हैबिटेट खत्म हो रहा है। दैट इज द मेन क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये मैंने जैसे आपको बताया, ये गालापागोस के अंदर आपको आइलैंड देखने को मिल जाएगा। ये डायरेक्टली अब द मेंटल प्यूम है जो कि आइलैंड जिससे फॉर्म हुए थे।
एंड साथ साथ मेनलैंड इक्वाडोर से ये 1125 किलोमीटर की दूरी पे पर आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो आपको गालापागोस लैंड इग्वानास देखने को मिलते हैं, इनका आईयूसीएन स्टेटस आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप नोटिस करोगे ना, यहाँ पर आपको कैल्डेरा लेक भी देखने को मिलती है। एक्चुअल में क्या होता है ना, इस तरह से गड्ढे बन जाते हैं, क्रेटर, राइट। जब गड्ढा बन जाता है तो जब उसमें पानी आएगा तो कहीं ना कहीं बाद में उसका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, एज अ कैल्डेरा लेक। तो ये भी आपको उसी जो आपका ला कम्ब्रे वॉल्केनो है, वहीं पर आपको ये चीज भी देखने को मिल जाती है। तो इसकी लोकेशन पर्सपेक्टिव से डेफिनेटली टॉपिक आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगला हमारा टॉपिक है मास्टर शिप रिपेयर एग्रीमेंट। देखो यहाँ पर आप समझना, यहाँ पर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कोलकाता पोर्ट की। अब कोलकाता पोर्ट की जब हम बात करते हैं ना, आप तो जानते होंगे कि इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट आपको पोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ ही 13 हमारे ऐसे पोर्ट्स हैं जिनको हम मेजर पोर्ट्स का दर्जा देते हैं। मेजर पोर्ट्स हमारे वो होते हैं जो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको देखती है। अब यहाँ पर आप नोटिस करोगे, इंडिया में एकमात्र ही रिवराइन मेजर पोर्ट है जिसका नाम है कोलकाता पोर्ट। रिवराइन पोर्ट वो पोर्ट होता है जो कहीं ना कहीं रिवर या रिवर बैंक के ऊपर एक पोर्ट फैसिलिटीज लोकेटेड होती हैं, जहां पर हम कार्गो ट्रांसपोर्टेशन को प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। तो ये एकमात्र ऐसा कौन सा है, कोलकाता पोर्ट। इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। एंड ये नेविगेशन चैनल जो इसका है, इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है। बाकी आप नोटिस करोगे इसके अंतर्गत और भी कोलकाता, हल्दिया, सागर आइलैंड, ये सारे पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और इंडिया का ओल्डेस्ट ऑपरेशनल पोर्ट भी आपका कोलकाता पोर्ट ही है। ठीक है। अब ये पोर्ट की तो हमने बात कर ली, कोलकाता पोर्ट की। अब यहाँ पर आप समझिएगा कि जब हमने इस पोर्ट की बात करी तो इस पोर्ट को हम कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक पर्पसेस के लिए तो यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से, देखो बहुत सारी जैसे यूएस की शिप्स वगैरह होती हैं, अब इंडो पैसिफिक रीजन के अंतर्गत वो आ रही हैं। तो कुछ मेंटेनेंस, कुछ रिपेयर, कुछ रीफ्यूलिंग, ये सारी अलग अलग फैसिलिटीज इनको प्रोवाइड करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसके लिए कोशिश ये है कि अगर इंडिया को हमने एक मेजर हब बनाना है मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ यूएस नेवी शिप्स का इन द इंडो पैसिफिक, तो उसके लिए कोलकाता पोर्ट को देखा जा रहा है एज अ प्रॉपर लोकेशन। एंड मोस्ट प्रॉब्ली ये हो भी जाएगा। इसके बेसिस के ऊपर जो भी रिपेयर वगैरह इनको चाहिए होगी वो सारी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो इस तरह का बोला जा रहा है कि 5 साल के लिए हमारा शायद इनके बीच में, इंडिया और यूएसए के बीच में एग्रीमेंट होगा, जिसके बेसिस के ऊपर सारी चीजें की सिक्योरिटी, पेमेंट, लाइबिलिटी वगैरह क्या होगी, वो सारी चीजें डिस्कस करी जाएंगी। अब इससे आप नोटिस करो, एक तो इंडिया के लिए बेहतर ये है कि हमें अच्छा खासा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हो गया, अच्छा खासा कमर्शियल इंटरेस्ट, अच्छा खासा पैसा हमें मिलेगा। प्लस एट द सेम टाइम हमारा नेटवर्क बढ़ेगा अमेरिका के साथ, राइट। एंड अमेरिका छोड़ो, इसके साथ साथ अमेरिका के जो अलाइज होते हैं जैसे यूके हो गया, वो भी एक प्रॉपर तरह से यहाँ पे इसको यूटिलाइज कर पाएगा। जैसे मार्च के अंदर ही अगर हम बात करें तो जो चेन्नई के अंदर हमारा कटुपल्ली शिपयार्ड है, तो वहां पर भी यूके की रॉयल नेवी ने यहाँ पे रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाई थी। तो इस तरह से आप नोटिस करोगे, जो इंडिया एंड यूएसए के बीच में अगर ये मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट साइन हो जाता है ना, तो इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको रिवराइन पोर्ट क्या है, कोलकाता पोर्ट क्या है, एंड ये सारी चीजें आपको पता लग गई होंगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडोज, यानी कि स्मार्ट सिस्टम। तो ये स्मार्ट सिस्टम क्या है सर, देखो समझना यहाँ पे। पहली बात तो आप ये समझो, आप टॉर्पेडो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे, सही बात है। अब टॉर्पेडो पता क्या होते हैं, यहाँ पर ना ये एक अंडर वाटर मिसाइल है। ठीक है। इनको आप हो सकता है सबमरीन से लॉन्च करो या फिर किसी एयरप्लेन वगैरह से लॉन्च कर सकते हो। तो बेसिकली कोशिश ये होती है ना कि आपके सामने कोई और सबमरीन है, तो उसको खत्म करने के अंदर टॉर्पीडोज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। यानी कि दीज आर व्हाट, एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अंदर हमारी ये मदद करती हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ है ना, हमने यहाँ पे अगर उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया है स्मार्ट सिस्टम को। क्या है स्मार्ट सिस्टम, सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। सुपरसोनिक आप जानते हो, जो कि साउंड की स्पीड से ज्यादा होता है, यानी कि 1 मैक से ज्यादा स्पीड उसकी होती है। और टॉर्पेडो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आपकी सबमरीन वॉरफेयर के अंतर्गत यहाँ पे हेल्प करता है। तो इस तरह से इंडिया की एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ेगी। कोई भी यहाँ पे सबमरीन होगी जो कहीं ना कहीं हमें हमारे ऊपर निगरानी रखने की कोशिश कर रही होंगी, तो उनको यहाँ पे हम अकॉर्डिंगली डैमेज कर सकते हैं, उनको यहाँ पे डिस्ट्रॉय यहाँ पे इनके माध्यम से किया जा सकता है। तो स्मार्ट क्या है, नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम, जिसको डेवलप किसने किया है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा। साथ में आप नोटिस करोगे इसके अंदर आपको डिफरेंट एडवांस सब सिस्टम जैसे 2 स्टेज सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, इलेक्ट्रोकेमिकल एक्चुएटर सिस्टम, डिसीजन इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। टॉर्पेडो होता क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया, किस तरह से सबमरीन से इसको यहाँ पे आप लॉन्च करते हो एंड कैसे ये एक्सप्लोर करती है, जैसे किसी सबमरीन वगैरह की कॉन्टेक्ट में आती है। मॉडर्न टॉर्पेडो को जो था उसको डेवलप किया गया था रॉबर्ट वाइट हेड के द्वारा, जो कि एक ब्रिटिश इंजीनियर थे।
तो ये कुछ टॉपिक्स थे जो आज हमें डिस्कस करने थे। कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था सुलीना चैनल के रिगार्डिंग, जैसे यहाँ पर प्रिंसेस जूही ने इसका आंसर भी कल दिया। देखो सुलीना चैनल की अगर यहाँ पर हम बात करें ना, तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर बात हो रही है कौन सी कंट्री की, रोमेनिया कंट्री की। साथ ही साथ ये जो सुलीना चैनल है, ये डेन्यूब रिवर, ये भी आप ध्यान में रखोगे, यहाँ पे आप डेन्यूब डेल्टा को भी देख पाओगे, एंड कहीं ना कहीं ये कनेक्ट करती है किसको, ब्लैक सी के रिगार्डिंग। तो ये बहुत न्यूज में रहा है सुलीना चैनल। तो ये तीन चीजें, रोमानिया कंट्री, आपका डेन्यूब रिवर और आपका ब्लैक सी, ये तीन चीजें आपको पता होंगी तो आप सुलीना चैनल के रिगार्डिंग क्वेश्चन को अच्छे से टैकल कर पाओगे। कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा नुसंतरा के रिगार्डिंग, ये क्या चीज है सर, ठीक है, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। आज का होमवर्क ट्रू एंड फॉल्स में आपका ये रहेगा, ठीक है, इसका आंसर ट्रू एंड फॉल्स के माध्यम से आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो कि कौन सा ट्रू है एंड कौन सा फॉल्स है। कल मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक तो था इंडिया प्रोजेक्ट ईशान की रिगार्डिंग, तो बिल्कुल एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन करेगा, दिस इज करेक्ट। दूसरा कह रहा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया नॉन स्टैट्यूटरी है, नहीं, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो सेकंड आपका गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि आपका रीजनल इकोनॉमिक आउटलुक ये डब्ल्यू रिलीज करता है, नहीं, ये आपका रिलीज करता है IMF, तो तीसरा भी आपका इनकरेक्ट होगा। इसके अलावा एमसीक्यूज की बात करें तो 2012 का ये आपको एमसीक्यू है पॉलिटी का, ये आप कमेंट्स में मुझे बताना। एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा रेड सैंडर्स के रिगार्डिंग, रेड सैंडर्स अभी भी न्यूज में रहते हैं, तो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। एक मैंने होमवर्क पूछा था आपको मीथेन हाइड्रेट के रिगार्डिंग। देखो होता क्या है ना, जैसे एक मीथेन मॉलिक्यूल है, मान लो उसको आपने इनक्लोज कर दिया, ठीक है ना, तो उससे क्या बन जाएगा, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाएगा, उसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को नाम कर देते हैं मीथेन हाइड्रेट। अब यहाँ पर जैसे वो बात कर रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग से हो सकता है मीथेन गैस यहाँ से निकले, बिल्कुल सही बात है, अगर आइस वगैरह मेल्ट करेगी उसके साथ कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी। दूसरा कह रहा है कि लार्ज डिपॉजिट्स जो हैं इसके, वो आर्कटिक टुंड्रा एंड अंडर सी फ्लोर देखने को मिल जाते हैं, ये भी बात अपनी करेक्ट है। तीसरे की बात करें, यहाँ पर आफ्टर सम टाइम, जैसे 10-20 सालों बाद, ये कह रहा है कि मीथेन एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर के अंदर जो मीथेन होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीडाइज हो जाती है, ये बात करेक्ट है, क्योंकि मीथेन एक्चुअल में शॉर्ट लिव्ड होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, एंड उस वजह से ये चीज पॉसिबल है, तो एक्चुअल में इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था मियां तानसेन की रिगार्डिंग। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। जो तानसेन का टाइटल था वो एम्परर अकबर के द्वारा नहीं, बल्कि राजा विक्रमजीत ऑफ ग्वालियर उनके द्वारा दिया गया था, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट और यही हमसे पूछा था, बाकी सारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल PW ओनली एस विशु जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।